हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, या मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, या मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, या सेकंड। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। आप ऐसे करना, 1 का फर्स्ट, या 1 का सेकंड, या 1 का थर्ड, या 1 का फोर्थ, ऐसे कमेंट में करके बताना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स। और अगर कहीं कहीं सेकंड इनवर्स ना दिया गया हो तो फिर क्या है, मीटर इनवर्स। यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स, या फिर सेकंड इनवर्स ना हो ऑप्शन में तो होगा मीटर इनवर्स। यानी कि हमारा 1 का सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन को पढ़कर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी अगर तैयारी पूरी भी हो चुकी है तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मिथॉक्सीबेंजीन, या बेंजीन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जब हम फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम फिनॉल, बेंजीन पर OH, वो क्या कहलाएगा, वो होता है हमारा फिनॉल। अब हम क्या करेंगे, अब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे HNO3, ये हम क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। देखिए, फिनॉल की हम नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आएगा, हमारा बनकर आएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HNO3 के साथ क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए। यह आएगा पिक्रिक अम्ल बनकर। अब देखिए, जब हम फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो देखिए, यहाँ आएगा बेंजीन पर OH, तो आए गई, और बाकी यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO2, और फिर यहाँ पर भी NO2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, 2,4,2, क्योंकि देखिए ये दो पे 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्यों, क्योंकि बेंजीन पर OH है, तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा 3H2O। तो देखिए, जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनकर तैयार होगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन अति लघु या लघुतरीय में ये भी पूछ सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, हमारा फिनॉल पिक्रिक अम्ल बनेगा, यानी कि 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आप ऐसे करना, 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ। आप देखिए, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 -1 -2 +1। तो देखिए, हमारी फिनॉल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, फिनॉल की ऑक्सीकरण संख्या होती है हमारी -1, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं।
और देखिए हर क्वेश्चन क्या होता है, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का आता है, तो आपके लिए बहुविकल्प उत्तर प्रश्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा लास्ट टाइम चल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प उत्तर प्रश्न को करना है, जो कि हमारे 2019 से 14 तक अब तक रिपीट हुए हैं और इनके आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि देखते हो आप कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, हमारा सिलेबस है फिक्स, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो फिर क्या होगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। और देखिए ये क्वेश्चन तो जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो ये तो आपको बिल्कुल फिक्स है, कभी प्रथम कोटि की पूछ लेगा, कभी शून्य कोटि की पूछ लेगा, कभी द्वितीय कोटि की पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ही नहीं, ये क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो आप एक एक क्वेश्चन की अहमियत को समझिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल लास्ट चल रहा है। अब हम क्या करना है, हमें बस रिवीजन पर अच्छे से ध्यान देना है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उनका बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या हो, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेनिसिलिन क्या है, जीवाणुरोधी है, जीवाणुनाशी है, मधुरक है या नन ऑफ दिस है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए पेनिसिलिन क्या है, जीवाणुरोधी है, जीवाणुनाशी है, मधुरक है या नन ऑफ दिस है। तो देखिए बात आती है पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन क्या है, ये हमारा जीवाणुनाशी, तो इसका फोर्थ का हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेनिसिलिन क्या होता है, ये होता है जीवाणुनाशी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रोजन मूड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो बताइए रोजन मूड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब देखिए रोजन मूड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमारे रोजन मूड अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है। रोजन मूड अभिक्रिया क्या कहती है, एसिड क्लोराइड का पीडी और BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है इसमें। तो यानी कि रोजन मूड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन तैयार होंगे कि रोजन मूड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ज़रूरी नहीं कि आपसे MCQ पूछा जाए, आपसे रोजन मूड अपचयन अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ से आपकी वो बिल्कुल तैयार होगी कि रोजन मूड अभिक्रिया क्या है। तो आप लिखोगे एसिड क्लोराइड का PD या BSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से हमारे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए जैसे कि हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से। जब हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे PD और BSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम रोजन मूड अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड बनकर तैयार होगा, यानी कि फिफ्थ का फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहल, ये कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमैन कॉच अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, शिमट अभिक्रिया है। फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, ये कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमैन कॉच अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या शिमट अभिक्रिया। जल्दी से बताइए फ्रेंड, 6 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब देखिए ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये आपने कैसे पहचानी, अब देखिए यहाँ पे R के साथ क्या है, R के साथ है NH2, NH2 क्या होता है, NH2 होता है एमीन। अब देखिए अगर आपसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी पूछा जाए और अगर बाई चांस आप भूल रहे हो, तो फिर आप ये NH2 जो पीछे NH2 है इससे पहचान लेना, ये क्या है, NH2 होता है ये एमीन, क्या है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये तो था शॉर्ट तरीका इसको पहचानने का।
वरना कार्बिल एमिन, हमें वैसे ये सारी अभिक्रिया याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमसे 2-2 या 3-3 मार्क्स में पूछी जाती हैं और ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ये तो आपकी 2024 में कई बार पूछी गई थी। कार्बिल एमिन अभिक्रिया कई बार का मतलब है जैसे कि आपके हर साल पेपर सेट 7 बनते हैं और उन 7 पेपर सेट में क्या होता है, हर जिले के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या आती, ये आपसे बार बार पूछी गई थी। अगली है कार्बिल एमिन अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और शिमट अभिक्रिया, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप लर्न करके जरूर जाइएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल रखी मिलेगी। ये जो अभिक्रिया ना ये बिल्कुल फिक्स है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कार्बिल एमिन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे, इसमें प्राथमिक एमीन और RnH2 क्या है, ये हमारा प्राथमिक एमीन है। इसमें हम क्या करेंगे, एथिल एमीन यानी कि CH2 C2H5 NH2, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राथमिक एमीन। इसकी हम किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और KOH अल्कोहल की कुछ बूंदे डालेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा, यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे, एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC, ये हमारा बनकर तैयार होगा एथिल आइसोसाइनाइड। और क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनकर तैयार होगा, जल। तो देखिए जब हम प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल की से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और जल। और देखिए यहाँ पे NH2 था, इसलिए आप इससे पहचान सकते हो कि यह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्योंकि NH2 होता है हमारा एमीन। तो 6 का सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है RNA में उपस्थित क्षारक है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि RNA में उपस्थित क्षारक कौन कौन से हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन या ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल या साइटोसिन थाइमिन एडेनिन यूरेसिल या हमारी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे बात आ रही है RNA में उपस्थित क्षारक है, तो आप RNA जहाँ पे RNA लिखा हो तो आपको बस क्या याद करना है, AGCU यानी कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। और जहाँ अब देखते हैं हम यहाँ पे RNA में उपस्थित क्षारक है AGCU, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो आपको देखना है AGCU कहाँ लिखा है, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, लेकिन ये है थाइमिन तो ये कट जाएगा। अब देखिए ग्वानिन से स्टार्ट है और ये क्या है, ये हमारा साइटोसिन से स्टार्ट है, ये एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 7th का 4th, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगर बात आती है, यहाँ पे तो बात आई RNA की, अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए DNA में उपस्थित क्षारक क्या है, तो देखिए आपको क्या याद करना है, AGCT, आपको ये याद करना है। यहाँ पे AGC तो बिल्कुल सेम होंगे, बस आपको ये याद करना है RNA में क्या यूरेसिल है और T, DNA में T यानी कि थाइमीन है, तो DNA का होगा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमीन। तो फ्रेंड्स ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि आप एग्जाम देने से पहले ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया RNA में उपस्थित क्षारक है या DNA में उपस्थित क्षारक है, या पूछ लेंगे RNA में उपस्थित क्षारक नहीं है, DNA में उपस्थित क्षारक नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है, तो हमें क्या निकालना है, विलियन की मोलरता निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मोलरता। यहाँ पे दिया गया हमें 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मोलरता निकालनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर, मोलरता, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे मोलरता, यहाँ पे देख लीजिएगा, मोलरता बराबर विलय का भार, मोलरता बराबर विलय का भार गुणा 1000 अपॉन विलय का मोलर भार
विलय का मोलर भार गुणा विलयन का आयतन, गुणा विलयन का आयतन, आयतन किस में होगा? मिलीलीटर में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो जो दिया गया है हम उसको पुट कर देंगे। हम जानते हैं विलय का भार कितना है, विलय का भार दिया गया है 9 ग्राम, और हमें क्या करना है, हमें करनी है 1000 से गुणा। अब देखिए बात आती है विलय का मोलर भार, यानी कि हमें ये क्या है, विलय का मोलर भार क्या करना है, हमें निकालना है। ये दिया गया हमें NaOH। हम जानते हैं कि Na का कितना होता है, 23 होता है, O का 16 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि कुल मिलाकर हो गए 40। तो विलय का मोलर भार कितना आ गया, NaOH का मोलर भार आ गया हमारा 40। अब देखिए लिखा है विलयन का आयतन मिलीलीटर में, यानी कि 450 मिलीलीटर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारा क्या बचा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1/2। और देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 m। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना 1/2 को। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो 8 का सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा कई बार रिपीट हुआ है। बस हमसे क्या कर दिया इसमें, बस हमसे यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगी, यहाँ पे 9 की जगह 8 कर देगा, यहाँ 450 की जगह 400 कर देगा, कुछ भी डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न जो है पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आप ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इस वाले न्यूमेरिकल की। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जल्दी से बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर, लीटर इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स। तो देखिए हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि हमारा 9th का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि निम्न में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं है, थाइमीन नहीं है, साइटोसिन नहीं है, यूरेसिल नहीं है, या एडेनिन नहीं है। तो DNA का क्या था, AGCT। तो एडवानिन है, ग्वानिन है, ग्वानिन यहाँ नहीं है, एडेनिन भी है, साइटोसिन भी है, यूरेसिल थाइमीन भी है, तो यूरेसिल नहीं है, यानी कि 10th का थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा क्षारक नहीं है, यूरेसिल नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो आप जल्दी से बताइएगा कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहलिक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह वो होते हैं जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहलिक समूह। क्या बोलते हैं, जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अल्कोहलिक समूह कहते हैं। और प्राथमिक कार्बन क्या होता है, जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है, 1 ग्लूकोज में 1 प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होने चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा, या परिवर्तित रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो हमारा वेग स्थिरांक क्या करेगा, ताप बढ़ाने पर क्या होएगा, बढ़ेगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज है, स्टार्च है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 13 का 1, 2, 3 या 4। तो निम्न में से मोनोसैकेराइड क्या है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं अगली वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी आपको। तो निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज है, स्टार्च है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास अभिकर्मक है। तो बताइए ल्यूकास अभिकर्मक क्या है,
सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, PD प्लस BSO4 या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताइए ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl है, निर्जल प्लस निर्जल ZnCl2, PD प्लस BSO4 या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या नन ऑफ दिस। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। आप ये याद करना, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तनु भी आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। अब फ्रेंड्स देखिए, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे सभी का रिवीजन अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स ये सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे 12वें बोर्ड परीक्षा में आए हैं। चाहे आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठाकर देख लो, ये आपको एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।